नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन इस पार्ट में अल्कोहल का जो अपन बना रहे थे उसके साथ साथ ही अपन अल्कोहल में दो चीज़ें और बच रही है, एक मेथेनॉल और एक एथेनॉल। इनका औद्योगिक स्तर पर किस तरह से निर्माण किया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी परिभाषा है, कहीं छूट न जाए, इसलिए मैंने पूरा एक बार लिख दिया है। आप इसे वॉच कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो अपन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी परिभाषा, क्योंकि अपने केमिस्ट्री का जो 56 नंबर का पेपर है इसमें एक एक नंबर के अंदर परिभाषाएं पूछी जाती है, तो कहीं छूट न जाए इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया है। देखिए किस तरह से लिखा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मैथेनॉल। मैथेनॉल को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे एक बात बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह लकड़ी के भंजक से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक करते हैं तो उससे अपने को कास्ट स्पिरिट प्राप्त होता है, और इसका सामान्य नाम क्या है? मैथिल अल्कोहल। औद्योगिक स्तर पर इसे किस तरह से बनाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिएक्शन मैंने आपको अल्कोहल निर्माण में बता रखी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप एवं 200 एटीएम दाब यानी उच्च ताप और उच्च दाब पर जब गर्म करते हैं तो अपने को मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अपने को मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मैथिल अल्कोहल दिखता कैसे है? यह रंगहीन होता है और इसकी विशेष गंध होती है। विशेष गंध का मतलब जो अल्कोहल की गंध होती है, अल्कोहलिक गंध, उसी गंध को अपन विशेष गंध बोलते हैं। तो जितने भी अल्कोहल है वो सामान्यतः रंगहीन होते हैं, तो ये भी मैथिल अल्कोहल जो है यह भी रंगहीन है, और इसकी गंध जो होती है जो सामान्य अल्कोहल की होती है उसी तरह से इसकी गंध भी होती है। इसका क्वथनांक कितना है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 64.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 64.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। दोस्तों, ये जो अल्कोहल है यह जहरीला होता है। ये जहरीला अल्कोहल है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिल अल्कोहल जहरीला होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये जहरीला होता है। अगर यदि आप इसे पी लेते हैं, अगर आप इसे पी लेते हैं तो पहली अवस्था में तो आप अंधे हो जाएंगे। पहली अवस्था में आप अंधे हो जाएंगे और आवश्यकता से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पी लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए मैथिल अल्कोहल को कभी नहीं पीना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। अब बात करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं। अन यानी अनाज, अनाज से बनने वाले के कारण से ये किससे बनता है? अनाज से बनता है, इसलिए इसे अन अल्कोहल कहते हैं। जबकि मैथिल अल्कोहल लकड़ी के भंजक से प्राप्त होता है, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट, और कास्ट यानी लकड़ी, लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वुड, तो इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अन अल्कोहल। अन अल्कोहल यानी अन्न से प्राप्त होने के कारण से इसे अन अल्कोहल बोलते हैं। दोस्तों, एथेनॉल बनाने के लिए एक प्रक्रिया काम में ली जाती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि किण्वन होता क्या है। तो जो कार्बन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है उसे एंजाइम की उपस्थिति में, उसका एंजाइम की उपस्थिति में सड़ने की प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। चलो देखते बात करते हैं औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कैसे होता है। तो औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण एक तो करते हैं दोस्तों सिरे से, और एक करते हैं स्टार्च युक्त पदार्थ से। सिरे से भी करते हैं और स्टार्च युक्त पदार्थ से भी करते हैं। पहली बात कर रहे हैं अपन सिरे से। सिरे से एथेनॉल किस तरह से बनाते हैं? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिरा किसे कहते हैं? तो आपने गन्ने का रस पिया होगा, तो देखिए गन्ने के रस में जो शर्करा होती है उस शर्करा को निकाल लिया जाता है। उस शर्करा को निकाल लिया जाता है। क्या लिखा है? गन्ने के रस में से शर्करा को बाहर निकाल लिया जाता है। जब शर्करा को बाहर निकाल लिया जाता है यानी शक्कर उसमें से बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद भूरे रंग का
भूरे रंग का जो द्रव बचता है उसी द्रव को सीरा कहते हैं। यानी गन्ने का रस है, उसमें से शर्करा बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो भूरे रंग का द्रव बचेगा उस द्रव को ही सीरा कहते हैं। अब देखो इस सीरे से बनाते कैसे, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है तनुकरण। अब अभी मैंने बताया कि गाढ़ा रंग का जो भूरा द्रव है, यानी गाढ़ा, यानी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो गाढ़े रंग का द्रव है, तो इसे सबसे पहले अपने को तनु करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तनु करना पड़ेगा। अब देखो तनु कैसे करते हैं, तो 1:5। किस अनुपात में तनु करते हैं? 1 अनुपात तो आपका होता है सीरा और 5 अनुपात में होता है जल। 1 अनुपात सीरा प्लस 5 अनुपात जल, जब दोनों को मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं तनुकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तनुकरण। दूसरे स्टेज में क्या करते हैं? दूसरे स्टेज में अम्ल मिलाते हैं और अमोनियम लवण मिलाते हैं। अम्ल कौन सा मिलाते हैं? तो अभी मैं बता रहा हूं, अम्ल मिलाते हैं H2SO4। हाँ, तो अम्ल क्यों मिलाते हैं? तो देखिए अम्ल मिला, आपको पता है गन्ने का रस 2, 3, 4 दिन अगर यदि पड़ा रह जाए तो वो सड़ने लगता है ना। लेकिन एक तो सड़ना, एक तो किण्वन है, एक अपन उसे स्पेशल कंडीशन दे करके उसे सड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरा, वह अपने आप सड़ने लग जाए। जब वह अपने आप सड़ने लगता है तो उसमें दोस्तों अवांछनित नए पदार्थ बन जाते हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो जो अवांछनित किण्वन की प्रक्रिया होगी, उस किण्वन को रोकने के लिए अपन इसके अंदर H2SO4 मिलाते हैं ताकि अवांछनित क्रिया नहीं हो। जो अपन चाह रहे हैं, जो अपना एम से, जो अपना उद्देश्य है कि अपने को क्या बनाना है, उसी के अनुसार वह अभिक्रिया इसमें हो, इसीलिए इसमें अपन क्या मिला देते हैं? H2SO4। अब बात करते हैं इसमें अमोनियम लवण क्यों मिलाते हैं, तो और कौन सा मिलाते हैं? तो अमोनियम लवण में एक तो मिलाते हैं अमोनियम सल्फेट, एक मिलाते हैं अमोनियम सल्फेट और दूसरा मिलाते हैं अमोनियम फॉस्फेट। दोनों ही मिलाते हैं, दोनों में से एक भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट है तो आप अमोनियम सल्फेट मिला दीजिए, अगर आपके पास अमोनियम फॉस्फेट है तो आप अमोनियम फॉस्फेट मिला दिए, और आपके पास दोनों ही है तो आप दोनों ही मिला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपन मिलाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अमोनियम फॉस्फेट का क्या महत्व है? आपने H2SO4 का तो बता दिया। तो देखिए H2SO4 का महत्व क्या है कि यह अवांछनित क्रियाओं को, अवांछनित जीवाणुओं को उस विलयन में पनपने से रोकता है। और दूसरी बात, अमोनियम सल्फेट अथवा अमोनियम फॉस्फेट का कार्य क्या है? तो देखिए अगले स्टेप में मैंने मिलाया खमीर। अगले स्टेप में मैंने क्या मिलाया? खमीर। खमीर क्या है? खमीर एक प्रकार से कवक है। खमीर एक प्रकार से क्या है? कवक है। इस कवक को भोजन की जरूरत होगी और उसे भोजन देने के लिए, उसे खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व देने के लिए अपन अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों। तो H2SO4 का काम क्या है? अम्ल जो मिला रहे हैं वह अवांछनित जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। दूसरी बात, अमोनियम लवण मिला रहे हैं यानी कि वह खमीर के लिए पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ का काम करेगा। चलो देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद साथियों मैंने मिलाया खमीर। अब खमीर तो मिला दिया, तो खमीर को भोजन तो मिल गया किससे? अमोनियम लवण से। तो देखिए खमीर में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? खमीर में 3 प्रकार के एंजाइम हैं। पहला है इन्वर्टेज, दूसरा है जाइमेज और तीसरा है माल्टेज। इन्वर्टेज, जाइमेज और माल्टेज, तीनों जो एंजाइम है, इन तीनों के अपन कार्य भी देखने वाले हैं कि ये कार्य क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं इन्वर्टेज, इन्वर्ट करना। इन्वर्टेज का मतलब क्या है? इन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना। देखिए क्या कर रहा हूं मैं ले रहा हूं C12 H22 O11, ये आपका शर्करा, ये आपका शर्करा। इसके अंदर जल का अणु है और इन्वर्टेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम ये डाल दिए है इसके अंदर। ये शर्करा को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है, या तो ग्लूकोज में
एक अणु ग्लूकोज का रहेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अगर ये वाला ग्लूकोज है, एक अणु ग्लूकोज होगा और दूसरा अणु क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। अभी इसके बाद मैं आपको संरचना भी बता दूंगा कि किस तरह से ये दोनों डिफरेंट है, दोनों का संरचना सूत्र एक समान है। अब देखिए ये तो एक ग्लूकोज है और फ्रक्टोज, यानी शर्करा को कन्वर्ट करेगा एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में। कौन करता है, तो कौन करता है, तो इन्वर्टेज एंजाइम करता है। अब आपको दिख रहा है दूसरा एंजाइम क्या है, तो दूसरा एंजाइम है जो है C6H12O6। ये ग्लूकोज भी हो सकता है या फ्रक्टोज भी हो सकता है, दोनों ही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को ही एथेनॉल, C2H5OH प्लस 2 CO2 में बदल दिया, 2 CO2 में बदल देगा। कौन, तो जाइमेस। कौन, तो जाइमेस जो एंजाइम है ये आपको ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज, या ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोज बना या फ्रक्टोज बना, दोनों को ही किस में बदल देता है, एथेनॉल प्लस CO2 में। आगे बात समझ। पहला स्टेप कौन सा था, पहला स्टेप है तनुकरण करना, दूसरा है उसके अंदर अम्ल मिलाना, तीसरा है उसके अंदर खमीर मिलाना। खमीर जो मिला दिया आपने, उसके अंदर जो इन्वर्टेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, वो क्रिया करके उसे एथेनॉल में बदल देगा। अब आप कहोगे कि सर माल्टोज, तो माल्टोज बेटा उसमें आगे वाले में पढ़ेंगे। देखो इसमें भी अपन ने क्या मिलाया, सीरा खमीर मिलाया है ना, तो वहां अपन देखते हैं। अब बात करते हैं इसका अगला स्टेप क्या आता है। हाँ, तो रिएक्शन दोस्तों साथ के साथ ही लिख लिया करें, है ना, वीडियो को पॉज करके। चलो इसके बाद में बात करते हैं, ये तो अपनी 3 स्टेप हो गई। इसके बाद में जो आपने खमीर मिला दिया, खमीर के बाद में रिएक्शन हो गई और एथेनॉल मिल चुका है, तो इसके बाद में एक चीज और आती है, उसे बोलते हैं वास, उसे बोलते हैं वास। ये वास होता है क्या है, जो अभी अपना रिएक्शन हो गया, पहले अपन ने इसको 1:5 में बहुत सारा तनु कर दिया। अब इसमें जो अल्कोहल बना है वह होता है 10 से 15%। कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है, 10 से 15%। तो मैं बोलता हूं 10 से 15% एथेनॉल युक्त विलयन, एथेनॉल युक्त विलयन को क्या बोलते हैं, वास बोलते हैं। यानी जो प्राप्त विलयन होगा उस विलयन में 10 से 15% अल्कोहल होगा और उसी विलयन को मैं क्या नाम दे दूंगा, वास। उसी विलयन को क्या दे दूंगा, वास। अब इसके बाद इसका क्या करते हैं दोस्तों, अगले 3 हो गया, चौथे जो चरण है उस चौथे चरण में अपन इसका आसवन करते हैं। चौथे चरण में इसका क्या कर लेते हैं, आसवन करते हैं, क्योंकि 10-15% अल्कोहल को अपन बाजार में नहीं बेच सकते हैं, उनको तो 100% चाहिए, तो अपन इसका आसवन करते हैं। अब देखिए आसवन में एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, विशेष उपकरण है, और विशेष उपकरण को बोलते हैं कॉफी का भभका। इस यंत्र का नाम है, उपकरण का नाम है कॉफी का भभका। एक विशेष प्रकार का उपकरण आता है जो अल्कोहल को आसवन, आपने कॉफी बनाने की मशीन देखी होगी, बिल्कुल उसी तरह से एक उपकरण होता है, लेकिन उसके अंदर अपने पास आसवन करने के उपकरण सेट नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर आसवन करने के लिए एक नए तरीके से और एक्स्ट्रा उपकरण सेट होता है। वैसे क्या सिद्धांत वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। आगे बात समझे। तो इसका क्या करते हैं, आसवन करते हैं, और जब आसवन करते हैं तो अपने को 95.5% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। 95.5% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये जो शुद्ध अल्कोहल है, जिसका एक बार वापस से इसके शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसका क्या करवा दो,
जिसका पुनः प्रभाजी आसवन करने पर 100% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि अपने को पहले तो कॉफी का भभका नाम के उपकरण में आसवन करना है और उसके बाद उसका वापस से क्या करना है, प्रभाजी आसवन करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बार में प्रभाजी आसवन कर देते ना, क्या फर्क पड़ रहा? तो दोस्तों प्रभाजी आसवन करने में खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, जबकि कॉफी के भभका में जो सिंपल आसवन करते हैं तो उसमें खर्चा कम आता है। तो अपन औद्योगिक स्तर पर कर रहे हैं तो अपने को क्या है, खर्चा बचाना है। इसलिए अपन पहले कॉफी के भभके नाम के उपकरण में इसका आसवन करते हैं, फिर उसके बाद विशेष प्रकार के यंत्र में इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे अपने को 100% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये थी सीने से अल्कोहल या एथेनॉल बनाना। अगला जो टर्म्स आ रहा है वो अपने पास है स्टार्च युक्त पदार्थ। वह पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु स्टार्च के रूप में हो, जैसे आलू है, चावल है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पड़ा होता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं सैकरीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाता है। स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। यानी स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगा। यह भी 3-4 प्रक्रिया में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मैस बनाना। मैस होता क्या है, तो देखिए जब स्टार्च युक्त पदार्थ को, जैसे आलू है, आलू ले लेते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थ को उच्च ताप पर, जैसे आपने आलू ले लिया और आलू को प्रेशर कुकर में डाल करके क्या कर लिया, गर्म कर दिया। अब क्या होगा, आप सब्जी बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप ज्यादा 1 या 2 सीटी लगा करके उसे उतार देते हैं ताकि आलू गल ना जाए। लेकिन अगर यदि आपने 40-50 सीटी लगा दी, क्योंकि उच्च ताप और उच्च दाब पर 40-50 सीटी लगा दी, तो क्या होगा, आलू बिल्कुल ही क्या होगा, गल जाएगा। अब जो आलू गल चुका है तो देखो क्या कह रहा है, स्टार्च से माल्टोज बनाना। स्टार्च को उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर दूधिया विलयन प्राप्त होता है। यानी आलू अब पूरा गल चुका है, आलू पानी में घुल चुका है इस तरह से, तो वो जो दूधिया विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को क्या बोलेंगे, मैस बोलेंगे। चलो एक और है माल्ट सत। अंकुरित जो होते हैं, जो को क्या करते हैं, अंकुरित करते हैं। हाँ, अंकुरित जो को अंधेरे में अंकुरित करना है, उजाला में नहीं करना, अंधेरे में अंकुरित करना है। जब आप अंकुरित जो को पीस लेते हैं, तो उसके बाद उसे छान लेते हैं और उस छनित्र को ही बोलते हैं माल्ट सत। उस छनित्र को क्या बोलते हैं, माल्ट सत। देखो 2 काम किया। पहले अपन ने क्या किया, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ को इतना गर्म कर लिया कि वह दूधिया विलयन बन गया और उसी को अपन ने बोल दिया मैस। ठीक है। दूसरा अपन ने काम किया क्या, अंकुरित बीज थे, अंकुरित जो थे, उस अंकुरित जो को पीस करके छान लिया और उस छनित्र को ही अपन ने बोल दिया माल्ट सत। अब अपन क्या करते हैं, जो अपना मेस और माल्ट सत है, जो अपना मेस बनाया और माल्ट सत बनाया, उन दोनों को मिला देते हैं। टेम्परेचर कितना रखना, टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे रखना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे रखना। अब क्या होगा, अब देखो जो स्टार्च है वो स्टार्च किस में बदल जाएगा, माल्टोज में बदल जाएगा। जो स्टार्च है वह माल्टोज में बदल जाएगा। आगे बात सुनिए। अब जो विलयन प्राप्त होगा, जिसके अंदर माल्टोज है, जिसके अंदर क्या है, माल्टोज है, उस विलयन को बर्ट बोलते हैं। उस विलयन को क्या बोलते हैं, बर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बर्ट क्या है, तो आपको बताना होगा माल्टोज युक्त जलीय विलयन को
इसके बाद वही अगला काम आ गया खमीर मिलाना। अगला काम है खमीर मिलाना। तो देखिए साथियों, खमीर मिलाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, खमीर के लिए अपन ने क्या बोला, खमीर में एक तो इन्वर्टेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है और माल्टेज एंजाइम है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे अपना जो काम आने वाला है वो माल्टेज एंजाइम है, ठीक है। खमीर मिलाओगे, खमीर जैसे मिलाओगे इसके अंदर माल्टेज एंजाइम है और आपका बर्ट विलियन में क्या है, माल्टोज है। बर्ट विलियन में क्या है, माल्टोज है। तो देखिए खमीर है, खमीर मिलाओगे तो माल्टोज का फॉर्मूला लिख देता हूं C12H22O11, ये आपका माल्टोज। इसके अंदर खमीर में कौन सा एंजाइम था, माल्टेज। खमीर में कौन सा एंजाइम था, माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम है। जो माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टोज शर्करा है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, C6H12O6 में ग्लूकोज में चेंज होगा। अब देखिए वापस से इसके अंदर पहले से क्या मिला हुआ, देखिए जाइमेज एंजाइम है। जाइमेज एंजाइम पहले से ये, क्योंकि माल्टोज के खमीर के अंदर उपरोक्त तीनों एंजाइम होते हैं, लेकिन जो एंजाइम है वो विशेष स्थिति में ही कार्य करते हैं। आपने उत्प्रेरक के बारे में ध्यान दिया होगा कि एक उत्प्रेरक किसी विशेष उत्प्रेरण के लिए ही काम में ली जाती है, यानी विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्तरदायी है। इसके अंदर माल्टेज पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन माल्टेज का काम क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। अब माल्टोज होगा ही नहीं तो ये काम भी नहीं करेगा। अब देखो इसके अंदर इन्वर्टेज एंजाइम भी है, लेकिन शर्करा होगी तो ये काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आगे बात समझ में। लेकिन जाइमेज एंजाइम, जाइमेज का काम क्या है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज, उसे किस में बदलना, अल्कोहल में बदलना। तो देखिए इसके बाद जाइमेज एंजाइम जो है बनाया क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी है, तो C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, 2 मोल C2H5OH प्लस 2 मोल CO2। तो ये बन गया वापस से अल्कोहल। अब खमीर मिला दिया, खमीर से माल्टोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में और ग्लूकोज से कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में। उपरोक्त विलयन को भी वापस से क्या बोलेंगे, वास विलयन। उपरोक्त विलयन को भी क्या बोलेंगे, वास विलयन, क्योंकि यहाँ पर भी जो अल्कोहल मिलने वाला है वो अपने को 10 से 15% ही मिलने वाला है। और अभी जो अपन ने क्रिया किया, काम किया, कॉफी के भभके नाम के उपकरण में डाल करके पहले उसका आसवन करते हैं, आसवन करने के बाद में उसका प्रभाजी आसवन करते हैं और इस तरह से अपने को अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये था अपने पास मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में। अब बात करते हैं एथेनॉल दिखता कैसे है और अल्कोहल के गलनांक किस तरह से होता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, इसके गुण भी अपने को याद रखना। देखिए साथियों, अल्कोहल, एथेनॉल, ये आपका एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, 78.2 डिग्री सेल्सियस। यह रंगीन है। अभी मैंने बोला था कि जितने भी अल्कोहल है सारे रंगीन होते हैं, और अल्कोहल है जो द्रव अवस्था में उनकी विशेष गंध होती है। रंगीन विशेष गंध युक्त द्रव है, यानी गंध भी क्या होगी, विशेष होगी, अल्कोहलिक गंध होगी, जो सामान्यतः सभी अल्कोहलों में पाई जाती है। चलो, हाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यह जहरीला नहीं होता है, जहरीला नहीं होता है।
अपनी जो वाइन वगैरह आती है शराब, उसके अंदर मुख्य रूप से एथेनॉल ही पाया जाता है। शराब के अंदर मुख्य रूप से एथेनॉल ही पाया जाता है। एथेनॉल की प्रतिशतता के आधार पर, एथेनॉल की प्रतिशतता के आधार पर शराब की क्वालिटी डिफाइन होती है। जितना ज्यादा एथेनॉल होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। आगे बात समझ में, चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल के एथेनॉल है, एथेनॉल में भी अपन 3-4 कंडीशन देख रहे हैं कि कौन कौन से अल्कोहल। इसके अंदर 4 प्रकार के अल्कोहल अपने सिलेबस में डिफाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पहला तो मैं लिख रहा हूं परिशोधित, शुद्ध अल्कोहल। दूसरा है परिशोधित अल्कोहल, और तीसरा है पावर अल्कोहल, और चौथे नंबर पे है विकृत अल्कोहल। ये सारे के सारे एथेनॉल के रूप हैं, एथेनॉल के रूप। सबसे पहले बात कर रहे हैं परिशुद्ध। परिशुद्ध का मतलब होता है दोस्तों 100% शुद्ध। परिशुद्ध का मतलब क्या है? 100% शुद्ध अल्कोहल। जो 100% शुद्ध एथेनॉल है उस एथेनॉल को बोलते हैं परिशुद्ध एथेनॉल। ठीक है, परिशोधित एथेनॉल या अल्कोहल किसे बोलेंगे? तो अभी मैंने बताया था कॉफी के भभके में जब उसको गर्म करते हैं, आसवन करते हैं, तो अपने को कितने प्रतिशत अल्कोहल मिलता है? हाँ, 95.5% शुद्ध। 95.5% शुद्ध जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल को परिशोधित अल्कोहल बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है पावर अल्कोहल। पावर यानी क्या होती है? ऊर्जा देने वाला। तो देखिए एथेनॉल को बेंजीन प्लस पेट्रोल में मिला करके ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। क्या किया? एथेनॉल प्लस बेंजीन प्लस पेट्रोल तीनों का मिश्रण है और इस मिश्रण को किसके रूप में? ईंधन के रूप में काम में लिया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पावर अल्कोहल है। इसलिए इसका नाम क्या है? पावर अल्कोहल है, क्योंकि ये पावर दे रहा है, एनर्जी देगा। लास्ट है चौथा विकृत अल्कोहल या विकृतीकृत एथेनॉल। ये होता क्या है दोस्तों? अभी अपन ने बनाया सीधे से अल्कोहल या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ से एथेनॉल बनाया। अब क्या होता है, जो शराब निर्माण की कंपनी है जहां इस एथेनॉल बन रहा है, वहां के श्रमिक क्या करते हैं कि एथेनॉल पी लेते हैं। अब इसको पी लिया तो पीने के बाद में क्या होता है, वो नौटंकी करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिल मालिक जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस समस्या से बचने के लिए इस एथेनॉल में मेथेनॉल मिला देते हैं। एथेनॉल में क्या मिला देते हैं? मेथेनॉल मिला देते हैं। अब मेथेनॉल भी अभी मैंने लिखा है रंगहीन होता है और एथेनॉल भी क्या होता है? रंगहीन होता है। दूसरी बात, मेथेनॉल क्या है? जहरीला है। मेथेनॉल क्या है? जहरीला। श्रमिक अनपढ़ है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है और उन्होंने पी लिया। क्या होगा? पहले तो वो अंधे हो जाएंगे और हो सकता है ज्यादा पी लेने से उनकी डेथ भी हो जाए। ऐसी स्थिति में मिल मालिक के लिए एक और समस्या होगी कि एक तो पहले श्रमिक एथेनॉल को पी रहे हैं, दूसरा अगर उनकी डेथ होती है तो उनको मुआवजा भी देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले मेथेनॉल मिलाते थे, लेकिन वर्तमान समय में मेथेनॉल नहीं मिलाया जाता है। क्यों नहीं मिलाया जाता है? तभी मैंने कंडीशन बता दी कि वे श्रमिक जो दिख नहीं, एथेनॉल और मेथेनॉल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है और
उनमें एजुकेशन स्तर भी कम होता है, तो उन समस्याओं के कारण से वह उसे पी लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है और मिल मालिकों को मुआवजा देना पड़ता है। उन सबसे बचने के लिए आजकल एथेनॉल के साथ या तो मिलाते हैं CuSO4 या मिलाते हैं pyridine और या मिलाते हैं दोनों ही, अथवा मिला देते हैं दोनों ही। देखो क्या काम है, एथेनॉल में अगर CuSO4 मिला दिया तो यह नीले रंग का विलेन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? नीले रंग का, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं रंजक। इसी को क्या बोलते हैं? रंजक। तो एथेनॉल में या तो रंजक मिला देते हैं जिससे वो नीले रंग का हो जाता है। अब कॉपर सल्फेट इतना जहरीला नहीं है तो वो श्रमिक क्या करते हैं? पी जाते हैं। उन सब से बचने के लिए फाइनली मिल मालिकों ने क्या ऑप्शन लिया? तो उनमें उन्होंने pyridine मिला दिया। यह एक बदबूदार पदार्थ है। अब मान लो आपको भी एथेनॉल पीना है और उसमें आपको बदबू आ रही, तो आप क्या कहोगे? दूर से ही पक जाओगे। तो जब उसमें pyridine मिलाने लगे तो उससे क्या हुआ? उससे बदबू आने लगे। बदबू आने के कारण से मिल श्रमिक उसे नहीं पीते हैं। अब आपने मेथेनॉल मिला दिया, ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ। आपने कॉपर सल्फेट मिलाया, ये प्लान भी सक्सेस नहीं हुआ। आपने फाइनली क्या मिलाया? pyridine मिलाया। यानी जो एथेनॉल है उसे पीने योग्य न रखने के लिए उसे कोई पी ना ले, क्योंकि श्रमिक अगर पी लेंगे तो वो बाद में नौटंकी करेंगे, ये बात कंफर्म है ना। तो वो उसे कोई पी ना ले, इसे पीने योग्य न रहने दिया जाए, यानी उसे खराब कर दिया जाए। तो एथेनॉल को जो खराब करने की प्रक्रिया है, जो खराब हो जाती है, तो उसी अल्कोहल को, जो खराब अल्कोहल है, पीने योग्य नहीं है, उस अल्कोहल को क्या बोलते हैं? विकृत अल्कोहल। यानी वह अल्कोहल जो पीने योग्य नहीं है, उसी अल्कोहल को बोलते हैं विकृत अल्कोहल। चलो आगे बात समझ में दोस्तों, ये अल्कोहल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं, आपके कमेंट आए थे कि सर जो सूडो नाइट्रोलिक अम्ल है वह कौन सा लवण या क्या पदार्थ बना रहा है, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर एक बार मैं विक्टर मेयर अभिक्रिया के लिए डिस्कस कर लेता हूं कि जो विक्टर मेयर अभिक्रिया थी वो क्या थी। तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में CH3 CH2 OH, 2 डिग्री अल्कोहल में CH3 CH CH3 OH। दोनों को ही लिख रहा हूं, 3 डिग्री में तो कोई डाउट ही नहीं था। इसको क्या करते हैं? इसको फास्फोरस प्लस I2 से, यहां भी फास्फोरस प्लस I2, क्या होगा? OH की जगह आयोडीन आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? CH3 CH2 I, यहां से भी मिल जाएगा क्या? CH3 CH CH2 I। अगले स्टेप में मैंने क्या किया था? AgNO2 से रिएक्शन करवा दी थी, AgNO2 से रिएक्शन करवा दी थी। यहां से Ag और I दोनों क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 NO2, यहां से भी मिल जाएगा CH3 CH NO2 और यहां आ जाएगा CH3, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना बताया था? अगले स्टेप में आपको HNO2 से रिएक्शन करवानी थी, एंड O डबल बॉन्ड एंड OH इससे बना लेते हैं, इससे HONO। कुछ नहीं किया दोस्तों, उल्टा करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, यहाँ से O बाहर निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से HO बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। क्या बना? तो CH3 C NO2 डबल बॉन्ड एंड OH, ठीक है। यहां से क्या बाहर निकला? HO और यहां से H, तो मिल जाएगा क्या? CH3 NO2 एंड डबल बॉन्ड O, ये बराबर करके इधर लिखिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस में क्या है दोस्तों? इसको अनावश्यक क्रिया करवा दो।
तो आपको मिल जाएगा लाल रंग, और यहाँ आपको मिल जाएगा NaOH से जब क्रिया करवाते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, नीला रंग। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये नीला रंग देगा 2 डिग्री का और 1 डिग्री का लाल रंग देगा। दूसरी बात, यहाँ जो कमेंट आया था कि सर यहाँ जो नाइट्रोलिक अम्ल है, ये नाइट्रोलिक अम्ल है, नाइट्रोलिक अम्ल, ये जो नाइट्रोलिक अम्ल है, तो देखिए क्या हुआ, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों अम्ल क्षार मिलकर के क्या बनाएंगे, लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और ये क्या है, छद्म, छद्म नाइट्रोलिक अम्ल या सूडो नाइट्रोलिक अम्ल, सूडो नाइट्रोलिक अम्ल या छद्म नाइट्रोलिक अम्ल। सूडो या छद्म को नकली भी बोलते हैं, झूठा भी बोलते हैं, तो इस तरह से है। तो यहाँ जो लवण है, अब ये नकली नाइट्रोलिक अम्ल है, असली तो है नहीं, तो अम्ल नकली है, आभासी है, अम्ल नकली है, आभासी है, और ये क्षार तो असली है, तो यहाँ लवण नहीं बनता है, लवण नहीं बनता है। अब लवण नहीं बनता है तो किसी भी किताब में इसकी डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा बनता है, ना ही इस लवण के बारे में है, लेकिन हायर एजुकेशन में यहाँ लवण के सूत्र भी दे रखा है, बट यहाँ किसी भी प्रकार के लवण नहीं दे रखा है, तो आप ध्यान रखें। और आपको इस लवण का फॉर्मूला भी 12th बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये थी, हाँ एक ये थोड़ी मैंने यहाँ HI कर दिया था पहले, HI नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, HI के स्थान पे I2 लिखना था। ये थी दोस्तों अपने पास अल्कोहल के बारे में कुछ टर्म्स। और भी कोई आपको डाउट हो कहीं तो आप जरूर कमेंट कर दिया करें। अब अपन बात करते हैं फिनॉल के बारे में। अगला जो अपना टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल होता क्या है, तो देखिए जब आपने अल्कोहल पढ़ा था ROH, इस R का मतलब एल्केन समूह, इस R के स्थान पे, इस R के स्थान पे R को हटा दें और उसके स्थान पे कोई बेंजीन वलय जोड़ दिया जाए, बेंजीन वलय जोड़ दिया जाए। तो जो बेंजीन वलय जोड़ देते हैं, उस बेंजीन वलय जुड़ने के कारण से जो चीज प्राप्त होगी, जो उत्पाद प्राप्त होगा, उसी को अपन बोलते हैं क्या, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। देखिए क्या किया मैंने, लिख दिया ROH, इसके अंदर से R को माइनस करना है और उसकी जगह पे बेंजीन वलय को जोड़ना है, उसकी जगह पे क्या जोड़ना, बेंजीन वलय को जोड़ना। क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा बेंजीन वलय के ऊपर OH। इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों फिनॉल। इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक है। दूसरी बात, आपको मैंने HOH भी बताया था। इस हाइड्रोजन को हटा करके, इस हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पे क्या जोड़ दो, बेंजीन वलय जोड़ दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल ही मिलेगा, फिनॉल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये फिनॉल क्या है, फिनॉल जल का फेनिल व्युत्पन्न, जल का क्या है, फेनिल व्युत्पन्न। यह यूं कहे कि अल्कोहल में जो R समूह, एल्के समूह है, उस R के स्थान पे एरिल समूह लगा दिया जाए तो भी क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ये थी फिनॉल के बारे में। अब अपन बात करते हैं फिनॉल का नामकरण। फिनॉल का नामकरण देखिए किस तरह से करते हैं, फिनॉल का नामकरण। सबसे पहले मैं एक संरचना बना रहा हूं जो कि अभी मैंने बनाया था, ये है आपका OH। इसका मैं दो नाम लिखने वाला हूं, एक नाम है सामान्य नाम, सामान्य नाम, और एक होगा दोस्तों IUPAC नाम। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसको सामान्य नाम में भी फिनॉल ही बोलते हैं और IUPAC नाम में भी इसको फिनॉल ही बोला जाता है। दोनों ही नाम एक ही है। इसके अलावा अगर मैं इस पे कोई वलय जोड़ दूं, ये मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया, OH लगा दिया, ठीक है।
इसी तरह से मैंने इस तरह से एक और जोड़ दिया CH3। अब देखो ये पहले पे था, दूसरे पे चला जाए। इसी तरह से जब ये तीसरे पे चला जाए CH3 और यह OH, यह OH क्या हुआ, पहले पे था, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया। आगे बात समझ। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रिसोल। इसे क्या बोलते हैं, क्रिसोल। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। इसे भी क्रिसोल ही बोलते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं, क्रिसोल। और लास्ट वाले को भी क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिसोल ही बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर तीनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ये इसके ऑर्थो स्थिति पे है तो इसलिए इसे बोलेंगे ऑर्थो क्रिसोल। ये इसके मेटा स्थिति पर है इसलिए इसे बोलेंगे मेटा क्रिसोल। और ये इसके पेरा स्थिति पे है इसलिए इसे बोलेंगे पेरा क्रिसोल। सामान्य नाम है दोस्तों, कोई नियम तो है नहीं, जो पहले चलन में चल रहा था उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया। लेकिन IUPAC में नाम तो होगा। IUPAC में OH समूह है, क्रियात्मक समूह है तो इसे वरीयता देंगे। इस पूरे को आपने क्या बोला, फिनोल। इस पूरे को क्या बोला, फिनोल। और ये मैथिल समूह कितने पे जुड़ा हुआ है, ये 1 ये 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मैथिल फिनोल। 2-मैथिल फिनोल। इसी तरह से ये 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3-मैथिल फिनोल। और लास्ट में 1 2 3 पे जुड़ा हुआ था, 1 2 3 और 4, ये 4 पे मैथिल समूह आ गया इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4-मैथिल फिनोल। एक और उदाहरण देखिए, अगर OH समूह की संख्या ज्यादा आ जाए तो क्या करना है। OH समूह की संख्या ज्यादा आ जाए, जैसे कि मैंने बना दिया, ये OH समूह है और ये OH समूह दोनों पास पास की। दूसरे में OH समूह अगले कार्बन पे चला जाए, चला गया एक को छोड़ करके। तीसरे में आमने सामने आ जाए, तीसरे में आमने सामने आ जाए तो क्या बोलते हैं, तो पहले वाले को बोलते हैं केटेकोल। पहले वाले को बोलते हैं केटेकोल, दूसरे वाले को बोलते हैं रिसोर्सिनोल। दूसरे वाले को बोलते हैं रिसोर्सिनोल, और चौथे वाले को बोलते हैं क्विनोन। चौथे वाले को बोलते हैं क्विनोन। ये जो समूह लिखा ये आपके पहले मैंने बोल रखा सामान्य नाम है, तो ये सामान्य नाम है। IUPAC में नाम अलग है। IUPAC में नाम है बेंजीन और 2 OH समूह है तो डाइऑल, बेंजीन डाइऑल। अब नंबर देख लीजिए, तो नंबर 1 को 1 दे दो तो दूसरे को क्या देंगे 2, तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब आप इसका तो बता दोगे, ये पहले पे है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो बेंजीन 1/3 डाइऑल, तो इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनोल का क्या होता है, तो बेंजीन 1/3 डाइऑल। और लास्ट जो क्विनोन या इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, इसका एक ये भी सामान्य नाम है। IUPAC में क्या नाम होगा दोस्तों, तो देखो ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर नंबरिंग आपको आना चाहिए, 1 2 3 किधर से भी कर दो, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजीन 1/4 डाइऑल, बेंजीन 1/4 डाइऑल। ये था अपने पास फिनोल का नामकरण। हाँ 3 का आ जाए तो देखो क्या करते हैं, अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, तो 3 वाले के लिए सामान्य नाम नहीं है, 3 वाले के लिए सामान्य नाम नहीं है। इसका क्या होगा, बेंजीन नंबरिंग डाल दो 1 2 3, बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। बस ये जो 3 है वो किसी भी पर चला जाए, बस आपको नंबरिंग याद रखनी है, जिधर से कम नंबर मिले उधर से नंबरिंग करनी है। 1 2 3 था, अगर इसको मैं यहाँ लगा दूं लास्ट वाले पे,
ये OH, ये वाला OH और ये वाला OH, तो हो जाएगा बेंजीन 1 2 4 1 2 4 ट्राइओल। तो ये था दोस्तों फिनोल के नामकरण के बारे में। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो एक तो पढ़ा है मेथेनॉल और एथेनॉल का व्यावसायिक स्तर पर किस तरह से निर्माण करते हैं। दूसरा अपन ने फिनोल का नामकरण पढ़ा है। अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें अपन फिनोल के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। अगर फिनोल के निर्माण की विधियां इसी में ऐड कर ली जाए तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।